नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां रेस है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आएंगे, लेकिन इससे पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस जेएमएम के कई विधायकों के संपर्क में होने का बड़ा दावा किया है। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, जबकि सीएम हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार के जरिए सरकार की योजना को जनता के बीच ले जाने के साथ ही जनता का मूड भांपने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। मिशन झारखंड में जुटे राजनीतिक दल, चुनाव से पहले संगठन की मजबूती पर जोर, रणनीति पर मंथन, सीटों पर दावेदारी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। नवंबर दिसंबर में चुनाव के आसार हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इनमें से बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इसी के तहत 19 और 20 सितंबर को राज्य भर में परिवर्तन यात्रा निकलने जा रही है। वहीं 15 सितंबर को पीएम मोदी खुद जमशेदपुर आ रहे हैं, जहां झारखंड को करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही कोल्हान में चुनावी शंखनाद करेंगे। इस बीच रांची पहुंचे बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि जेएमएम और कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है हमारा पास। हमको हमारा बीजेपी वाला लोग मारना शुरू कर देगा, डंडा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहे हैं। बोले आपको इसीलिए यहाँ भेजा हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते हैं, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा। इधर एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि एनडीए में रहकर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक से एक कहानी यहाँ आता रहता है जो रिपोर्टेड है। सरकार का तो स्थिति देख ही रहे हैं, और लोकसभा में भी जो रिजल्ट हुआ उस सामने में पार्टी अपना काम कर रही है, और जब बातचीत होगी तो हम लोग जो हमारे एलाइ पार्टनर है उनसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उनसे ऑलरेडी हमारी बातचीत हो रही है, ये मैंने बताया। दूसरी ओर सत्ताधारी दल भी रेस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत जनता के बीच पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के मुद्दे पर बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और झारखंड कांग्रेस के दोनों सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, और उसके बाद और कौन नेता बच जाता है उनको भी बुलाया जाएगा। तो हास्यास्पद लगता है कि जो खाका पेश कर रहा था सरकार का, उसी का राजनीतिक जमीन 2, 4, 5 सीटों तक रह गया। स्वाभाविक तौर पे ये बैठक महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इस बाबत प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तन्मयता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी समर में उतरने को तैयार है, और समय समय पर शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन भी इस बाबत मिलते रहता है। हालांकि चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है। जमशेदपुर में कांग्रेस की बैठक में उम्मीदवारी की दावेदारी को लेकर नारेबाजी और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पर नीचे खचाखच भीड़ है, व्यवस्था बनाई जा रही है। उसके बाद व्यवस्था बन जाएगी, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पहली बार जमशेदपुर पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं में इस तरीके की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं चूक तो है। चूक यही है कि लोगों को यह अंदेशा नहीं था कि इतने लोग आएंगे। इधर आरजेडी ने कोल्हान की 2 सीटों पर दावेदारी कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। आरजेडी ने ईचागढ़ और मंझगांव सीट पर दावा ठोका है। संख्या में वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आए थे, और लोगों का कहना है कि हाँ, हमेशा हम लोग का जनाधार है और 2-3 सीट पर हम लोग जीतते रहे हैं। जैसे
मझगांव है, वहाँ गोवर्धन नायक जी के पोता हमारा जिला अध्यक्ष हैं, वो अपना तैयारी कर रहे हैं। गम्हरिया है, पूर्वी है, वहाँ चक्रधरपुर है। नहीं, चक्रधरपुर तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो लोगों का वहाँ का कार्यकर्ताओं की जो भावना है, तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वाम दलों ने बड़ा दांव खेला है। मासस का विलय भाकपा माले में करा दिया गया है। दावा है कि इससे इंडी गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, तो कांग्रेस की ताकत बढ़ती है तो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती है, जेएमएम की ताकत बढ़ती है तो इंडिया गठबंधन को मजबूत मिलती है। उसी तरह से माले की ताकत बढ़ेगी, लाल झंडे की ताकत बढ़ेगी तो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हैं। सत्ता पक्ष की कोशिश सरकार बचाने की है, दूसरी ओर एनडीए की कोशिश सत्ता तक पहुंचने की है। इसे लेकर भी न सिर्फ पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि जनता का नब्ज टटोलने की भी कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी फूका जा सकता है, चुनावी डुगडुगी कभी भी बच सकती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी की बात करें तो राज्य सरकार के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रही है। जेएमएम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अमृत सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए। अमृत जी, बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कमाल खान जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कमाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और संजय रंजन जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से लेंगे। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयारियां कर रही हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, कांग्रेस में अंतरकलह कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमृत जी, आज भी जमशेदपुर में कार्यकर्ता सिर्फ मंच पर बैठने को लेकर भिड़ गए, और ऐसे में जिन्हें सबको संभालना था, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो जी, वो खुद नाराज होकर बाहर निकल गए। ऐसे संगठन को मजबूती झारखंड में कैसे मिलेगी? नहीं, ये अंतरकलह की बात नहीं है। जिसे आप अंतरकलह लेके चल रहे हैं वो अंतरकलह नहीं है। बड़े परिवार में जब ज्यादा लोग होते हैं तो सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, सबका अपना अपना महत्वाकांक्षा है। सब चाहते हैं कि जब गार्जियन हमारे पास है तो हम अपनी बातों को रखें, और वो अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। ज्यादा लोग थे, भीड़ थी, तो थोड़ा बड़ा जो कहते हैं कि सही तरीके से लोग बैठ नहीं पाए। अध्यक्ष जी इसी विषय को आपने देखा कि उन्होंने कहा भी कि भीड़ ज्यादा थी, व्यवस्था हो जाएगी, हम फिर जाके हम सबसे बातचीत करेंगे। तो इसको अंतरकलह का नाम मत दीजिए। ज्यादा बर्तन होगा तो आवाज होगा ही। तस्वीरें आपने देखी, हाथापाई तक लोग उतर गए थे। नहीं, उसको हाथापाई नहीं। देखिए, वो ज्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की, उसको इस तरह समझ लीजिए कि वो जैसे लड़ाई पे उतर आए हैं। वो लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ अपना जगह किस तरह सुनिश्चित किया जाए। सब लोग चाह रहे थे कि हम अपना जगह सुनिश्चित कर ले, और हमारे जो गार्जियन आ रहे हैं, पार्टी के जो वरीय अधिकारी आ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, उनसे किस तरह से रूबरू हो सके और क्या क्या उनकी मांगे हैं, अपनी मांगों को सही तरीके से अध्यक्ष जी के पास रख सके, इस विषय के लिए वो लोग प्रयास कर रहे थे। चलिए, आपका कहना है कि कोई अंतरकलह नहीं है, पार्टी मजबूती से खड़ी है, और जो आज तस्वीरें देखने को मिली शायद वो भी सुलझ गई होंगी। अब आने वाले दिनों में देखना है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है। आजसू का रुख कर लेते हैं। आजसू से संजय रंजन जी हमारे साथ हैं। बड़ी मुश्किल आ गई है एनडीए में, खास करके संजय जी। अब इधर जेडीयू भी दावा कर रही है कि हमें भी चुनाव लड़ना है, झारखंड में पूरी तरह से सक्रिय नजर आना है। ऐसे में क्या एनडीए में मुश्किलें बढ़ रही हैं सीट बंटवारे को लेकर? अब कोई अंतर्द्वंद्व नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी भी नहीं। तीनों पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं वो इस बात से सहमत हैं कि चुनाव इकट्ठे लड़ना है। हाँ, सीटों के बंटवारे में जो कुछ हर एक पार्टी अपनी स्टेक को सामने रखेगी और उसके हिसाब से सीटों का आकलन किया जाएगा और सीटों का आराम से बंटवारा कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि जदयू भाजपा की नैसर्गिक सहयोगी पार्टी रही है बिहार में, और हमारी जो पार्टी है आजसू पार्टी, वो यहाँ की नैसर्गिक पार्टी है जो सहयोगी पार्टी है। तो इस लिहाज से देखें तो कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, और मुझे लगता है कि एक आध सप्ताह के भीतर ही सीटों के संबंध में स्पष्ट बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव को याद कर ले संजय जी, तो पिछले बार भी रास्ते तो सीट बंटवारे के समीकरण को लेकर ही तो अलग हुए थे।
पिछले चुनाव से हमने भी कुछ सीखा है और जो हमारी सहयोगी पार्टी है भाजपा ने भी सीखा है, और ये अतीत की बात है। अभी पिछला लोकसभा चुनाव हम लोगों ने इकट्ठे लड़ा, मजबूती से इकट्ठे लड़ा, और पूरे राज्य भर में हमारी पार्टी ने पूरा सहयोग दिया। जब कभी आदरणीय प्रधानमंत्री इस राज्य के दौरे पर आए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सुदेश जी मंच उन्होंने साझा किया, और कई बार प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख भी किया कि आजसू हमारी सहयोगी पार्टी ही नहीं, नैसर्गिक रूप से सहयोगी पार्टी है, इसलिए अब कोई उस तरह का मनभेद नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हम इस बार इकट्ठे लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे, हमारी दृढ़ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आजसू निश्चित रूप से मैं बता दूं, अभी जो जदयू फिर से हमारे एनडीए फोल्ड में है और हम उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन उस पार्टी का करते हैं, और बहुत जल्दी इस समस्या का निदान हो जाएगा कि कौन पार्टी किस सीट पर और कितनी सीटों पर लड़ेगी। अब बिल्कुल सीट बंटवारे का समीकरण, खैर ये एनडीए का आंतरिक मुद्दा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल हम बीजेपी का रुख करते हैं। कमाल खान जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों की मौत, उत्पाद सिपाही भर्ती में अभ्यर्थी दौड़ते हैं, मौत हो जाती है। आप लोगों का आंकड़ा कह रहा है कि 17 अभ्यर्थियों की मौत हुई है, सरकारी आंकड़ा अभी तक 13 ही बता रहा है, लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी पूरी तरह से भंजाने के मूड में नजर आ रही है। और साफ तौर पर आज हमने हालांकि देखा कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम से आए, उन पीड़ित परिवारों के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है बीजेपी के लिए, अभ्यर्थियों का मौत? अच्छा, एक मौत होती है जी तो मौत होती है। यहाँ आपने कहा कि 17 मौत हुई है जी, ये मामूली मौत नहीं, जानबूझ के काल के में सरकार ने ढकेलने का काम किया है। देखिए 5 साल से सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में है, बहाली करनी थी तो क्यों नहीं 2021 में कर लेते, 22 में कर लेते, 23 में कर लेते। अब जहां तक नियमावली बनी हुई है, नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि सबसे पहले मैं परीक्षा लूंगा, परीक्षा में जो क्वालिफाई करेंगे तो उनको दौड़ में हम शामिल करेंगे। अब आपका दौड़ भी कराया गया हड़बड़ी में, यानी कि ये कहावत है, हस्टी एक्शन इज ऑलवेज बैड, वही हुआ हड़बड़ी में। ये पहले कर लेना चाहिए था। हमने भादों में दौड़ाने का, हमने आपका, अब तो इसका जवाब ज़्यादा बढ़िया से संजय जी दे सकते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी रहे हैं। आप खुद बहाली कितना कराए होंगे, ये अब तो रिटायर कर गए हैं, लेकिन बहाली का काफ़ी इनको अनुभव है कि कम से कम इतना लंबा दौड़ का कम से कम जाड़ा में होता है जी, थकते भी नहीं, उसका भी सीमा रहती है। अब देखिए 537 या 83 लोगों की बहाली, 583 लोगों की, 583 लोगों का, लेकिन आए कितना 5 लाख से ऊपर। बेरोजगारी है, निश्चित रूप से आएंगे। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी देने का गारंटी सरकार ने की थी, अब बोली थी कि अगर हम 5 लाख लोगों को झारखंड के नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कहाँ गए संन्यास लेने वाले? और हड़बड़ी में अब कह रहे हैं कि गेन करेंगे हम। ये तो उल्टा परिणाम निकला। 17 लोग की मौत हो गई, कितने लोग अस्पताल में चले गए, कितने बेहोश हो गए, और उल्टा दोष है, अपनी गलती को छिपाने के लिए उल्टा सरकार ने वैक्सीन पर दोष दिया कि वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन तो एंकर महोदय आपने भी लिया होगा, आईजी साहब ने भी लिया, मैंने भी लिया, और कांग्रेस के मित्र बैठे इन्होंने भी लिया है। क्या हुआ? नहीं तो वो 17 लोग ही वैक्सीन से मर गए। बताइए कि ये दोषारोपण ये पहली बार है देश ने देखा कि इतने बड़े महामारी में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने और हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कराया।
जांच पड़ताल हुई, हमारे देश का कौन पूछे, विदेशों ने भी मांगा, एक्सपोर्ट किया गया जी, विदेशों ने भी लिया। और जबकि चेचक का एक मामूली आपका चेचक जब निकलता था और कांग्रेस की सरकार थी, उनके कार्यकाल में 35 साल में एक चेचक की सुई का निर्माण हुआ था। ये आप पूछ सकते हैं और यह जानकारी आपके पास खुद होगा। तो ये दोषारोपण करने का, तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से सबसे पहले परीक्षा ले लेते, जो परीक्षा में क्वालिफाई करते, उसके बाद आप उनको दौड़ में शामिल करते। लेकिन ये समय ठीक नहीं था। भादों के महीना में अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन कल और परसों कितने, और जब दौड़ रहे थे तो कितनी चिलचिलाती धूप थी, यानी कि अप्रैल मई जून का गर्मी से भी ज्यादा आपका, और खड़ा कर देना ना डॉक्टर की, और उमस होती है तो डिहाइड्रेशन शरीर में ज्यादा होता है जी। और 6 बजे सुबह से न नाश्ते का ठिकाना उस बच्चे को, न आपका डॉक्टर का। अभी आपका जब मौत हुई तो सरकार फिर शायद 10 सितंबर से फिर कहा कि दौड़ का, तो नाश्ते का व्यवस्था फल के व्यवस्था रखेंगे डॉक्टर का। जब यही बात थी तो पहले ही कर लेते, ये हादसा न होती। तो ये अपने कमी को मैं कहूँगा कि सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, सिस्टम पूरी तरह फेल है, और 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार। जी बिल्कुल, आपने मौत का जिम्मेदार ठहराया। हम सत्ता पक्ष से ही जवाब ले लेते हैं। संवेदनशील कह रहे हैं विपक्ष आपको, मौजूदा सरकार को विपक्ष की ओर से लगातार संवेदनशील कहा जा रहा है, और उसके पीछे का वो कारण भी बता रहे हैं। चलिए, मौत हुई एक त्रासदी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक आश्रितों के लिए कुछ भी मुआवजे की ना घोषणा की गई है, ना नौकरियों को लेकर कोई बात की जा रही है। यहां तक कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया खास करके उन आश्रित परिवारों के लिए सकारात्मक रूप से नहीं दिया जा रहा है। कारण क्या है? पहले तो मैं करेक्ट करूं, क्योंकि आपने जो कहा कि संवेदनशील, मैंने नहीं कहा, विपक्ष ने कहा, आपने भी सुना। वहां पे आरोप लगा रहे थे संवेदनहीन होना चाहिए। माफ कीजिए, संवेदनहीन। तो ठीक है, चलिए, विपक्ष है, सरकार पे आरोप लगाएंगे, इनका दायित्व ही बनता है। और चूंकि बात भी थी कि चूंकि आपने देखा कि उत्पाद सिपाही की बहाली थी और कुछ अभ्यर्थियों की मौत हुई, जो पीड़ादायक है, जिसके लिए हमें दुख भी है। लेकिन आपको समझना चाहिएगा कि जैसे आपने कहा कि संजय रंजन जी चूंकि पुलिस सेवा से रहे हैं तो उनका अनुभव होगा। निश्चित रूप से आप देखिए कि बहाली क्या की थी, सिपाही की। सिपाही की बहाली के लिए जो मुख्य रहता है कि आप शारीरिक रूप से सक्षम होने चाहिए। जब आपकी शारीरिक रूप से सक्षम होंगे तो फिर उसके बाद देखा जाता है कि आप लिखने पढ़ने में भी सक्षम है कि नहीं है। पहले की नियुक्तों का हमको लग रहा संजय जी बताएंगे भी, 8वीं पास में सिपाही की बहाली निकलती थी, धीरे धीरे वो मैट्रिक भी हुआ। लेकिन लगातार जब भी बहाली निकलती है तो पहले उनका शारीरिक देखा जाता है कि शारीरिक रूप से आप सक्षम है कि नहीं, दौड़ने में, कूदने में, छलांग लगाने में। उसके बाद जब उसमें आप पास कर जाते हैं तो फिर देखा जाता है कि आप लिखने पढ़ने में सक्षम। ये सेकंड आपका है, दूसरा स्तर है। तो ये कह देना कि नहीं, नियमावली ऐसी थी। दूसरी बात जो ये आरोप लगा रहे हैं, आप पहले अगर ऐसा कर लिए होते तो ऐसा नहीं होता, वैसा कर लिए होते तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह का पूर्वानुमान लगा के कि आप ज्योतिष बन के आप इस तरह का निर्णय नहीं ले सकते हैं। सरकार ने एक निर्णय निकाला कि जो कि 45 साल पहले इस तरह की बहाली निकली थी, लगातार 45 साल का गैप है। आप देखिए कि झारखंड का जब विभाजन हुआ तो भाजपा सरकार में आई, क्या भाजपा ने इस तरह की कोई नियुक्ति निकाली? भाजपा को जो पीड़ा है, पीड़ा इस बात की है कि रोजगार कैसे दे रहे हैं छात्रों को। ये लेकिन सवाल किए जाने पर तो आप उसी भाजपा सरकार के नियमावली का जिक्र करते हैं। नहीं, हम रोजगार दे रहे हैं, नियमावली कोई भी हो, भाजपा सरकार की नियमावली हो या कांग्रेस सरकार की नियमावली, जेएमएम सरकार की हो, उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है छात्रों को रोजगार प्रदान करना। और इनकी पीड़ा क्या है कि आप रोजगार कैसे दे रहे हैं, हम रोजगार दे ही नहीं रहे हैं, आप रोजगार कैसे दे दीजिएगा? इनकी पीड़ा आप देखिए, आप चले जाइए किसी लाइब्रेरी में, स्कूल में, कॉलेजों में, वहां से छात्रों से पूछिए कि क्या एसएससी की बहाली आ रही है, क्या रेलवे की बहाली आ रही है, क्या सीडीएस की बहाली आ रही है? वो कहेंगे कि नहीं, सारी बहालियां जो केंद्र से आती थी लगभग बंद हो चुकी हैं। इस स्थिति में जब राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने का प्रयास कर रही है, एक अवसर दे रही है कि आप रोजगार लीजिए, तो इनको पीड़ा हो रही है कि नहीं, आपने ये लेट से लाया, आपने जो लाया आपने तैयारी नहीं की। देखिए, तैयारियां होती हैं, लेकिन 5 लाख का वादा,
अब तक 11,000 नौकरियां दी गई हैं। अगर इस 583 को जोड़ा जाए तो 11,500। 11,500 और 5 लाख में काफी अंतर है। नहीं, देखिए, रोजगार का जो पैमाना है, रोजगार का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अब सरकारी नौकरी में आ गई तब भी रोजगार है। मतलब आपके कहने का मतलब है हेमंत सोरेन जी ने जब 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो जारी किया था, घोषणा की तो उस वक्त उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए नहीं, रोजगार के लिए वादा किया था। रोजगार आप ये कह रहे हैं? रोजगार शब्द, कोई भी सरकार जब वादा करती है तो वो कहती है कि हम आपको रोजगार देंगे। जैसे आप एक चैनल में बैठे हुए हैं, आपको एक रोजगार प्राप्त जी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोग किसी दुकानों में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सरकारी सेवा में काम करते हैं, तरह तरह के हैं। कुछ लोग स्वरोजगार भी करते हैं। तो रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे परोक्ष रूप से करे। आप मान के चलिए, कोई भी सरकार हो, या कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, अगर कोई सरकार इस तरह का करती है कि हम सबको, लाखों लोगों को हम सरकारी रोजगारी दे देंगे, तो ये संभव नहीं है, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। चलिए, ठीक है। तो सरकार ने रोजगार देने का प्रयास किया कि चूंकि एक बहाली बहुत लंबे समय तक बंद थी और विभाग में उसकी कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए बैकलॉग की बहाली है, उसको पूरा करना है। लंबे समय से जेपीएससी जेएसएससी भी आपने देखा होगा, जो बैकलॉग की बहाली, उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते। जो बैकलॉग की बहाली थी वो जेएमएम की और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, उसके द्वारा ही बहुत सारी बैकलॉग बहाली पूरा किया गया। आप देखिए बैकलॉग किसके कारण है? ये बैकलॉग है भाजपा की सरकार के कारण। भाजपा इस पे चुप्पी साध कर बैठ जाएगी, भाजपा इसका जवाब नहीं देगी। इन्होंने कहा ले लेंगे कि नहीं, इन्होंने एक चीज कहा कि चुनाव में कि इस तरह का वादा था, इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। तो हमने तो यह भी सुना था कि आपके एक नेता ने कहा था कि अगर हम इस पार्टी में जाएंगे तो कुतुब मीनार से हम कूद कर जान दे देंगे। आज आपके पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। अब आपके पार्टी के ही लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा नहीं रह गई, ये जेवीएम भाजपा हो गई है। तो अब ये जवाब दें इस पे कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। अगर कोई जानना चाहे तो भाजपा के लोगों से जान के देखें। चलिए, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। आजसू का रुख करते हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ बने हुए, संजय रंजन जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देखिए, जो सवाल उठाया गया है रोजगार को लेकर और कांग्रेस के द्वारा उठाया गया, आप लोग बायोडेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सीएम को सौंपने वाले हैं, लेकिन इनका कहना है कि आप लोगों के वक्त रोजगार पेंडिंग रहा, उसकी वजह से आज परेशानी हो रही है। देखिए, बहाना तो कोई भी हो सकता है, मगर 5 लाख नौकरी देने का वायदा तो इन्होंने किया था, इनकी पार्टी ने किया था, इनकी सरकार ने किया था। अब चूंकि ये वायदा पूरा नहीं हुआ और चुनाव बिल्कुल दरवाजे पे है, जैसे ही चुनाव की दस्तक इनको सुनाई पड़ी, इन्होंने सिपाही भर्ती प्रक्रिया शुरू की। सिपाहियों की भर्ती हो, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, न मुझे ऐतराज है, न हमारे भाजपा के मित्र हैं इनको ऐतराज है, किसी को ऐतराज नहीं है। यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगी। हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो 14 जाने चली गई या ऑफ द रिकॉर्ड जो 17 जाने चली गई और जो दर्जनों, जो सैकड़ों की संख्या में भी हो सकते हैं, 178 अभ्यर्थी अभी बीमार हैं जी। तो इनके कारणों की जांच की जानी चाहिए। जैसे ही पहली मृत्यु हुई थी, इनको समझ आना चाहिए था कि तेज गर्मी की वजह से, उमस की वजह से अभ्यर्थी की जान गई। तो उसी समय एक एसओपी के तहत बहाली को इनको चालू करना चाहिए था। एसओपी क्या होता है? क्या आपके पास सीपीआर देने की व्यवस्था थी? क्या डिहाइड्रेशन से बचाने की कोई उपाय था आपके पास? आपके पास मेडिकल रिस्पांस टीम, क्विक रिस्पांस टीम के साथ अटैच था? अगर नहीं था तो आपको स्वीकारने में हर्ज क्या है कि आपने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से जाने चली गई? आपने जब कारणों की समीक्षा की तो आपने कहा कि कोरोना की वजह से, वैक्सीन की वजह से ये जाने चली गई है। मैं ये मानता हूं कि ये जो 14 युवा हैं, अगर इतने लोगों की जान सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में चली जाती है तो कल के दिन में इनको ट्रेनिंग में भी जाना है और ट्रेनिंग बड़ा रिगरस होता है जी। तो ऐसा ना हो कि वहां भी 50-60 लोगों की मौत हो जाए। आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि इस बात को स्वीकारें कि गलती हो गई है। इस गलती के लिए हम लोग ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि आप समाज के सामने क्षमा मांगे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको चिन्हित करें और उनको दंडित करें कि आपने एसओपी का पालन क्यों नहीं किया। ये तो छोटी सी और बहुत मोटी समझ की बात है
कि जब इतनी लंबी दौड़ हो रही है तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ORS के घोल का इंतजाम होना चाहिए जगह जगह पर। जी बिल्कुल। अगर आपको जैसे ही कोई लगता है कि बेहोश होकर गिर रहा है, तुरंत उसको उठाएं, ऑक्सीजन दें, CPR की जरूरत हो तो दें, एम्बुलेंस हो, चिकित्सीय व्यवस्था हो। इसमें क्यों कोताही हो गई? प्रश्न इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं है कि आपने बहाली क्यों करवाई। बहाली कराते अच्छा हम लोगों को लगता, आप 2021 में करा देते, 2022 में करा देते, 23 में करा देते। एक तो आपने जो समय चुना वो अनुकूल नहीं था। अब जब चुनाव बिल्कुल दरवाजे पे है, आपकी नींद खुली है और आप चाहते हैं कि आनन फानन में किसी तरह से इसको पूरा कर लिया जाए, ताकि हम युवाओं के भीतर जो पनपता वो असंतोष है, जो जागृत चेतना है उनके भीतर का, कि जो क्षोभ है उसका दमन कर सके। चलिए, बिल्कुल आपने ये आरोप लगाया है कि चुनाव को देखते हुए आनन फानन में ये बहाली प्रक्रिया निकाली गई और ये दौड़ कराए गए हैं। हम बीजेपी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी से सवाल ले लेते हैं। लगातार ये बातें हो रही हैं कि जब आप लोग आरोप लगाते हैं मौजूदा सरकार पर कि बहुत देर से इन्हें नींद खुला है और ये बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है, बदले में सत्ता पक्ष का यह कहना है कि बीजेपी हमेशा हमें डिस्टेबल करने की कोशिश की, सरकार को संतुलित नहीं रहने दिया गया, बीजेपी की ओर से यह कोशिशें की गई, इसी वजह से वो गैप ईयर रहा जो अब आकर काम करना पड़ रहा है। अच्छा, पैसा के झारखंड में लूट कर मचाने के लिए अच्छा था और ये सब काम करने के लिए नहीं था। ये बेबुनियाद आरोप है, झूठा आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है, अपनी जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाते हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम तो यही न है कि जब आप गले पर तलवार चलाएंगे आम जनता का, तो ढाल बनकर रोकने का काम हम आपका धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, टीवी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रैली करेंगे, महारैली करेंगे, और वही उसी के लेकर हम आपको भी जगाने का काम कर रहे हैं और जनता के हित की भी बात कर रहे हैं। ये विपक्ष के भूमिका के रूप में ये है। इसको तो मानना चाहिए कि हमारा दुश्मन नहीं है, हम प्रतिपक्ष हैं। प्रतिपक्ष का यही काम रहता है। अब जहां तक कि कई आरोप भाई साहब ने लगा दिया, बाबूलाल मरांडी जी हमारे नेता पहले भी रहे जी, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बिहार प्रदेश के मंत्री रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। किसी कारण से वो नहीं थे तो किसी दल में नहीं गए थे और फिर ठीक ठाक है, आज भी हमारा झारखंड के रहनुमाई कर रहे हैं। तो कहाँ कह रहे हैं कि वो क्या ये कर दिए? हमने तो ये भी नहीं कहा कि जिम्मेदार सिस्टम, संजय बाबू ने ठीक कहा, क्योंकि ये पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी रहे हैं, इन्होंने बहालियां की है। किसी से भी पूछिएगा तो सरकार के एकदम गलती की वजह से ये 14 या 17 लोगों की मौत हुई है, वो आपका इन्हीं के चलते मौत हुई है। और इसको आवाज मैं उठाऊंगा कि नहीं। अब देखिए, आपने कहा कि जाने के लिए भी, पूछने के लिए भी नौबत नहीं आई। हाय तौबा मच गया, एक हवलदार की आपका मौत हुई थी। तो हमारे विपक्ष की भूमिका के तहत हमारे आसाम के माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के चुनाव के आपका सह प्रभारी जी विश्वा जी गए, प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी गए। तो जैसे ही पता चला तो वो हवलदार के परिवार को यही काम था। अगर मान लिया कि थोड़े देर के लिए माननीय मुख्यमंत्री व्यस्त थे, अपने धर्म पत्नी को भेज देते, कोई मंत्री को भेज देते, जाकर पूछताछ करते। आज ये नहीं गए, लेकिन हम लोग जाकर जितनी हम लोग की हिम्मत थी, हम लोगों ने जो मौत हुई है उस मौत के परिवार को, पीड़ित परिवार को हम लोगों ने 1-1 लाख रुपया देने का आपका काम किया। ये काम क्या सरकार का नहीं बनता है? सरकार को तो सबसे पहले जांच आपका, रिपोर्ट को पूरा आपका, इतना दिन तक तो लगा दिए पोस्टमार्टम का आपका कि क्या है। अरे पोस्टमार्टम करने में क्या होगा? जो दौड़ में मौत हुई है वो तो आपका 2 घंटा में हो जाएगा कि कैसे मौत हुई है। इसको भी छिपाने के लिए, भरम पैदा करने के लिए आपका लगातार गए। और दूसरी बात है कि सरकार की
एक ओर से इन लोगों ने क्या घोषणा किया। सिर्फ कैबिनेट में कह दिया कि मंत्री 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया सरकार ने क्या दिया और सरकार क्या देने वाली है उसके पीड़ित परिवार को, उन लोगों का, इस पर भी चिंता करनी चाहिए। और ये झूठा है, एकदम मानना चाहिए कि समय अनुकूल नहीं था। चलिए बिल्कुल, सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। विपक्ष भी 1 लाख रुपया दे रही है पीड़ित परिवार को, अमृत जी, और सत्ता पक्ष भी फैसला लेती है कि हर एक मंत्री 1 लाख रुपया देंगे। अगर हर एक मंत्री 1 लाख रुपया भी देंगे तो हर एक परिवार को भी 1 लाख रुपया नहीं मिल पाएगा। आखिरकार कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहले तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं आयुष जी, कि भाजपा जो कोविड के टीका लगाने वाली कंपनियां थी जिसके ऊपर सरकार का आरोप है, और ये सिर्फ सरकार का आरोप नहीं है, उसके दुष्प्रभाव को लेके वैश्विक स्तर पे चर्चा चल रही है और भाजपा बार बार उसका बचाव करने का प्रयास करी है। तो उसका बचाव का कारण क्या है? आपने देखा होगा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड में जब घोषणा हुई कि किन किन लोगों के द्वारा इस तरह के बॉन्ड खरीदे गए, तो उसमें किसका नाम आया? उसमें नाम आया एक टीका, कोविड का टीका देने वाली कंपनी का। जी। अब चूंकि आरोप लग रहा है उस कंपनी पे, उसके टीके पे, तो भाजपा उसका बचाव करने का प्रयास करिए, उसका प्रवक्ता बनने का प्रयास करिए कि किस तरह से हम, चूंकि मिला तो है, मेवा मिला है तो सेवा तो करना ही पड़ेगा। अब इनको इलेक्टोरल बॉन्ड का मेवा मिला है। अब बार बार आप देखिए ये मतलब ये आरोप बंद करके कोविड के टीके की वजह से आंख बंद करके उसके दुष्प्रभाव को, एक कारण आयुष जी, सिर्फ एक कारण नहीं है कि कोविड का टीका, अन्य कारण भी है, लेकिन कोविड का टीका एक प्रमुख कारण भी है। आपको समझना होगा, आप आंख बंद करके सोच रहे हैं कोई हमें नहीं देख रहा है, हम सच्चाई से आंख मूंद लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि कई फिल्मी हस्तियां काम करते करते अचानक से गिर गए, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि एक विकास सेठी नाम के फिल्म कलाकार हैं, उनकी भी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ऑटोप्सी में यह आया कि सरकार की यह मांग लगातार हो रही है, यह मांग लगातार हो रही है कि कोविड के बाद से और टीकाकरण के बाद से हार्ट अटैक के मामलों में अचानक जो ये तेजी आई है, इसका क्या कारण है? सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इस पे एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए, क्या उसका कोई दुष्प्रभाव है। लेकिन सरकार चूंकि मेवा खाई हुई है, सरकार चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड ली हुई है, तो सरकार उसका बचाव करने का प्रयास करी है। जहां मूल कारण है उसके प्रभाव पे आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, उस पर जांच नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आपको समझना होगा कि अगर मेरी शारीरिक क्षमता दौड़ने की नहीं है और मैं रोजगार के लालच में अगर दौड़ने का प्रयास करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? मेरी शारीरिक, ठीक है, 5 लाख अगर अभ्यर्थी दौड़ते हैं तो ये 5 लाख का गैप है ना, तो राज्य सरकार के लिए ही सवाल है कि 5 लाख का नौकरी का वादा किया था आपने, और अगर नौकरी बराबर मिलते रहते आपके वादे के अनुसार तो शायद इतने लोग दौड़ में हिस्सा ना लेते। मैंने पूर्व में भी आयुष जी आपको बताया जी कि सरकार का कहना होता है कि हम रोजगार प्रदान करेंगे, ठीक है, सरकारी रोजगार, सिर्फ आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं जी। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के बड़े नेता थे जी, ठीक है, उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना लाई थी और उन्होंने कहा था कि इस योजना के माध्यम से अपरोक्ष रूप से हम रोजगार का सृजन करेंगे। रोजगार इस प्रकार भी दिया जाता है। अब भाजपा कहे कि नहीं, उनके नेता का इस तरह का जो प्रयास था वह झूठा था, ये आईवास था, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो सरकार इस तरह का प्रयास करती है कि हम प्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार दें और अप्रत्यक्ष रूप से भी ऐसा व्यवस्था उत्पन्न करें कि जो युवा हैं, जिनको आवश्यकता है और जो कर सकते हैं, उनको एक बेहतर माहौल मिले और वो काम कर सके, स्वरोजगार कर सके या किसी कंपनी में काम कर सके। तो रोजगार उपलब्ध कराने का अवसर सरकार प्रदान कर रही है। आप देखिए सरकार ने क्या योजनाएं लाई। सरकार ने महिलाओं के लिए योजना लाई, किसानों के लिए योजनाएं लाई। सरकार हर उस तरह का प्रयास कर रही है जो समाज का जो निचला तबका है उसको किस तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न किया जाए, सशक्त किया जाए, जिससे वह समाज की मुख्य धारा में आ सके, काम कर सके। भाजपा को चिंता इस बात की है, क्योंकि भाजपा का उद्देश्य क्या है? जो पूंजीपति वर्ग है, जो समृद्ध वर्ग है, जिसके पास सारी आर्थिक क्षमता है, जो बाजार को कंट्रोल कर रहा है, हमको उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जबकि हमारी इंडिया गठबंधन का सरकार का लक्ष्य है जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, दलित है, शोषित है, वंचित है, हमको उसको सहायता प्रदान करना है, क्योंकि आवश्यकता उसको है। लेकिन ये इनके लिए तो अडानी जरूरी है, इनके लिए अंबानी जरूरी है, और देश की जनता
जो गरीबी रेखा से नीचे है वो मजबूरी है, हमारे लिए वो मजबूरी नहीं है, हमारे लिए पहली प्राथमिकता जो देश के राज्य के जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनका पुनरुत्थान करना है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है और उसके लिए जो भी अनुकूल प्रयास होगा चलिए सरकार उसके आपका कहना है कि आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है कि जो वादा किया गया था, आएंगे कमल जी आपके पास, जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। वादा खिलाफी को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है, आजसू की ओर से भी अभियान चलाया जा रहा है, बीजेपी की ओर से भी अभियान चलाया जा रहा है। एक अभियान मिला क्या नाम से भी बीजेपी की ओर से शुरुआत की गई है। सवाल पूछे जा रहे और सवाल इस बार सत्ता से नहीं जनता से पूछा जा रहा है कि क्या मिला है पिछले 5 साल में। हम फिलहाल आजसू का रुख कर लेते हैं। जब बात हो रही थी तैयारियों को लेकर, एसओपी को लेकर और परीक्षाओं को लेकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे संजय जी? मैं यही कह रहा था कि जो 10 किलोमीटर की दौड़ है नई नहीं है, ये पिछले लगभग 10-12 सालों से इसी आधार पर बहालियां होती रही हैं। मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस संख्या में युवकों की मृत्यु हुई। उसका कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि बंदोबस्त पक्का था, इंतजाम पक्के थे और जो संख्या रहती थी प्रतिदिन की वो कम रहती थी। इस बार इन्होंने संख्या बढ़ा दी है एक ही दिन में जी, तो उसका असर पड़ा तंत्र पर और तंत्र इतना प्रभावित हुआ या कहें दुष्प्रभावित हुआ कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, इसीलिए कैजुअलिटी ज्यादा हुई जी। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि पूरे अगर 5 वर्षों के कार्यकाल का आप रिव्यू करें जी, तो 2 बातें सामने आती हैं। एक कि जो राजपत्रित पदाधिकारियों की बहाली हुई है जेपीएससी से जी, तो लगभग 1000 के आसपास हुई है, 1041 और जो अराजपत्रित कर्मी हैं उनकी बहालियों की गणना करें तो लगभग 10,000 हुई है, यानी कि लगभग 11,000 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं और ये तो अधर में लटक गया है। सिपाही भर्ती अभी का जो है अधर में लटक गया है, इसका क्या होगा अभी नहीं मालूम। इसको जोड़ भी लेते हैं तो लगभग 12,000 नियुक्तियां होंगी। प्रश्न ये उठता है, आपने रोजगार को भ्रमित किया है नौकरी से या नौकरी को भ्रमित किया है रोजगार से? मुझे लगता है कि सरकार ने ये कहा था, सरकार का वायदा ये था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देगी जी। अभी संविदा पे जो कर्मी हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार सड़कों पर हैं जी, पारा शिक्षक हैं, सहायक पुलिस कर्मी हैं और सहिया हैं और अन्य कर्मी हैं जी जी, लाखों की संख्या में है, उनकी संख्या लाखों में है। मुझे लगता था कि इनको स्थायित्व देने की दिशा में एक कदम उठाया जाना चाहिए था। इनका अगर नियमितीकरण हो जाता। हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उन्होंने वादा किया था कि हमारे कार्यकाल में कोई भी इस तरह से संविदा पर नहीं रहेगा, हम सबको ये स्थायीकरण कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, नाराजगी उसी को देखने को मिली जी। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ अस्थायीकरण सिर्फ एक चीज का हुआ, वो है भ्रष्टाचार। बालू, गिट्टी, लोहा, जो कुछ भी यहाँ का खनिज था, कोयला, सब में आप अगर उसके पन्नों को आप पलट करके देखेंगे तो थाना से लेकर के ब्लॉक तक उसी में संलिप्त रह गया। नतीजा ये हुआ कि इकबाल सरकार का है वो घट गया या कहिए मिट गया। ये जो है सरकार के निर्वस्त्र होने जैसी स्थिति का प्रमाण है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार जो है चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको तो यहाँ की जनता ने एक बहुत ही मजबूत मैंडेट दिया था, आप बहुमत में थे, आपका जोड़ तोड़ का कोई गठबंधन नहीं था। ऐसे में आपको किसने रोका था मजबूत कदम उठाने से? आप आज मैया योजना लेकर आए हैं, तब जब सत्र का अवसान होने वाला है, जब चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर है और अब 1000। अभी आपने अधिवक्ताओं को कहा कि जो नए अधिवक्ता होंगे उनको 5,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। शर्त यह है कि 2,500 आपको अपने फंड से देना होगा। ये भी विचित्र स्थिति है। आपने जो 34,000 अधिवक्ता हैं पंजीकृत, उसमें सिर्फ 15,000 आपकी व्यवस्था के हिसाब से 15,000 लोगों को ही मिलेगा। वो एक अलग अव्यवस्था है। 18,000 लोगों का क्या होगा? आपने पेंशन देने की बात की अधिवक्ताओं को,
तो साथ में ये भी कहा कि आपको अपनी डिग्री है वो वापस कर देनी होगी, वो आपको सौंप देनी होगी और तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। ये सब स्थितियां जो हैं वो यही बताती हैं कि आपके पास होमवर्क जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपने जिन लोगों की सलाह पर इस तरह के निर्णय लिए, या तो उन्होंने आपको भ्रामक सलाह जानबूझकर दिया, या आप स्वयं इतने भ्रमित हैं कि आपको स्पष्ट निर्णय लेने की आप में शक्ति नहीं है। चलिए, ये सरकार के लिए ये जो है बड़ा निर्णायक समय था। 5 वर्षों का काल जो होता है बहुत लंबा समय होता है, और इसमें सिर्फ पिछली सरकारों की गलतियां गिनने से आपको माफी नहीं मिलेगी। चलिए, बिल्कुल मजबूत सरकार ने पिछली सरकार की गलतियां जो थी मौजूदा सत्ता पक्ष उसको गिनाने में लगे है, लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टियां अभी के सरकार में जो नौकरियां नहीं मिली या आनन फानन में जो जल्दबाजी में डिसीजन लिए गए हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का रुख कर लेते हैं। कमाल खान जी बीजेपी से जुड़े हमारे साथ। कमाल जी, देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अभ्यर्थियों के आश्रितों को बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद किसी एक शख्स को, किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। स्वागत योग्य है जी। ये तो जी क्या इसे चुनावी घोषणा के तौर पर देखा जाए? देखिए, ये मानवता है जी। हाँ, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दुख में हम काम आए जी। वो दौड़ते दौड़ते उनकी मौत हुई है और उनके आश्रित को हम नौकरी न दे, ये तो दुर्भाग्य की बात है भाई। और ये बोल रहे हैं कांग्रेस के मेरे मित्र भाई कि वैक्सीन का लेकर आपका, देखिए ये मत कीजिए, बोलिए, ये बहुत तकलीफ का है। वैक्सीन आपका वो कंपनी तो बनाई है, लेकिन उसको कंपनी बनाने का, रिसर्च करने का अधिकार नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो कंपनी के लिए, अरे वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं, डॉक्टर रिसर्च किए हैं, तब जाकर वो वैक्सीन पास हुई है और पास होकर तब वो कंपनी को दी गई है आपका उसका नमूना कि ऐसे ऐसे आपका निकालना है वैक्सीन। वैक्सीन कोई भी फैक्ट्री है आपका, तो फैक्ट्री वाले को दी गई है रिसर्च करके। तो ये मनोबल हमारे वैज्ञानिकों का कृपा करके न तोड़े तो अच्छा होगा। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये ढुलमुल नीति के वजह से, अब देखिए जैसे जैसे हम लोगों ने काम किया था, चाहे नियोजन नीति हमारी हो, चाहे स्थानीय नीति हमारी, ये आने के बाद इन लोगों ने क्या कहा था कि नहीं नहीं ये खराब है, ये क्यों आपका सफर किए। एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा सफर करने का कारण आपका है कि ये नीति में ही उलझ गए। बताइए, गैर नहीं हमको 32 का खतियान चाहिए। हमारी पार्टी ने भी कहा, आसू ने भी कहा, हमारा एनडीए के सारे लोगों ने कहा जो झारखंड के हैं कि ठीक है, जो नियमावली बनाए हम आपका समर्थन। क्या परिणाम निकला? क्या मान्यता मिल गई 32 का? वो जानते हैं और ये भी जानते थे कि नहीं होने वाला है। जितना रिजर्वेशन है उससे ऊपर कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। आखिर रुकने का कारण ये भी है। तो ये 5 लाख लोगों को वादा करके नौकरी आपने नहीं दिया, ठीक है। यहाँ कौन कह रहा है कि 5 लाख आपका सरकारी लोगों को ही देते? इतना तो पद खाली है, उसी को भरने का काम करते तो आपका 5 लाख हो जाता। गैर सरकारी लोगों का आंकड़ा लिया ये, उनको भी बहाल। तो आपने क्या, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चतुर्भुज योजना बनाया, ठीक है, उसमें भी आपका गैर सरकारी नौकरी मिलेगी। आज उसको परवान चढ़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। आज चारों तरफ आपका जाकर देखें, अब टाटा जाने का है। टाटा जब जाएंगे तो पहले 3 घंटा 4 घंटा लगते थे जी, लेकिन आज 1.5 घंटा पौने 2 घंटा में टाटा पहुंच सकते हैं जी। तो उसमें रोजगार लोगों को मिला था कि नहीं? मिला कि नहीं? सब जगह है। आज ये पूरा रांची शहर में फ्लाईओवर बन रहे हैं, किसकी देन है? हमारी केंद्र सरकार की देन है कि हम लोगों ने फंड किया आपका चुनकर। तो सवाल रहा कि विकास हो, राज्य और केंद्र मिलकर राज्य का विकास करे, इसमें कहाँ है?
अच्छा काम करेंगे हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन गलत काम होगा तो उसका हम लोग तो आवाज तो उठाएंगे ही ना कि गलत आपने किया है। विपक्ष का काम का है, सिर्फ झाल बजाने का तो नहीं है। जी बिल्कुल, विपक्ष का काम है, नहीं तो जनता ही हमसे पूछेगी, नहीं तो मीडिया के ही लोग पूछ रहे हैं, पूछेंगे कि हाँ विपक्ष में रहकर क्या कर रहे हैं। और ये तो कहता है संविधान कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी such as ours is to contract a direct struggle for power. From this function all other drive naturally. A student, farmer, government employee and anybody Indian people. हम सबके सरकारी हो गैर सरकारी हो हम आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेते हैं। अमृत सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ है। अमृत जी, एक रिपोर्ट कार्ड विपक्ष ने तैयार किया आप लोगों के लिए, कुछ योजनाएं हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। पेट्रोल में सब्सिडी वाली योजना याद होगी आपको, उसको लेकर लगातार मैं अमृत जी से बात कर रहा हूँ। अमृत जी से सवाल कर रहे हैं जी। पेट्रोल में सब्सिडी वाली योजना शायद याद होगी आपको, उस योजना के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। चलिए, एक और योजना अबू आवास योजना। विपक्ष हर बार ये कह रही है कि कोई भी घर पूरी तरह से बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। सारथी योजना पर बात कर लेते हैं। कहा गया था ट्रेनिंग मिलने के बाद युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसको लेकर भी विपक्ष कह रही है कि युवाओं के खाते में आज तक पैसे नहीं आए। सर्वजन पेंशन योजना, उस पर बात कर लेते हैं। सर्वजन पेंशन योजना को लेकर विपक्ष ये कह रही है कि मुश्किल से 5 से 10% लोगों के खाते में पैसा गया है। और अगर हम अन्य योजनाओं की बात कर ले, खास करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की भी बात कर लें, जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ, उसमें भी जब योजना की शुरुआत की गई थी तैयारियां नहीं थी। और एक और सवाल जो अनुशासनहीनता को दर्शाता, अब किसकी अनुशासनहीनता थी ये तो खैर सरकार को देखना है। जो दौड़ की शुरुआत 5 बजे सुबह होनी थी, 11 बजे दौड़ की शुरुआत हुई है। कारण क्या है? और अभी तक इन जो सारे रिपोर्ट कार्ड विपक्ष के द्वारा पेश किए गए, इस पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं आता आप लोगों की ओर से? देखिए, विपक्ष प्रशस्ति पत्र तो नहीं बांटेगा सरकार के लिए, वह आरोप ही लगाएगा। लेकिन मैं जो अपनी बात प्रारंभ करूंगा, मैं संजय जी के बात पे जो उन्होंने अधिवक्ताओं के विषय में की गई घोषणाओं के संबंध में कहा, उसमें उन्हें मैं बता दूं कि अधिवक्ताओं के लिए एक नियमावली बनी हुई है जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा बनाया गया। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के एक नियमावली में यह प्रावधान है कि जो भी अधिवक्ता बार काउंसिल से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको ट्रस्टी कमेटी का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्टी कमेटी के मेंबर नहीं बनते हैं तो आपको दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा जो कहा गया कि लगभग आधे अधिवक्ताओं तो उससे बाहर हैं, तो उसका कारण, मूल कारण है यही है कि जो आधे अधिवक्ता है लगभग 15,000, लगभग 2/3, 15,000 के आसपास का जो आंकड़ा दिया गया, उन्होंने अभी तक ट्रस्टी कमेटी की मेंबरशिप नहीं ली है। आप किसी भी बार एसोसिएशन में चले जाइए, बार एसोसिएशन बार बार अपने अधिवक्ताओं के लिए नोटिस निर्गत करता है, बार बार यह प्रयास करता है कि जो भी अधिवक्ता हैं वो ट्रस्टी कमेटी के मेंबर बन जाए, तब उनको जो भी सेवा है, जो उनके लिए आवश्यक सहायता है, वो प्रदान किया जा सकता है। दूसरा बात इन्होंने कहा अधिवक्ताओं के लिए कि जो क्या बोलते हैं उसको, क्या आपने कहा था, पेंशन का, पेंशन के लिए भी झारखंड स्टेट बार काउंसिल का जो नियमावली है उसमें आप जाके देख ले, वो प्रावधान किया हुआ है कि जब तक आप लाइसेंस अपना सरेंडर नहीं कीजिएगा तब तक आप पेंशन नहीं लीजिएगा। आप एक बात सोच लीजिए, आप सरकारी सेवा में हैं, आप सेवा में रहते हुए पेंशन नहीं ले सकते हैं। जब आप अपनी सेवा से बाहर जाते हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलता है। उसी अनुसार एक अधिवक्ता के लिए अगर वह सेवा भी करे, प्रैक्टिस भी करे और साथ साथ में अगर पेंशन ले तो फिर वह दोहरी लाभ वाला स्थिति आ जाएगा। तो इस दोहरे लाभ से बचने के लिए कि नहीं, आप अगर अपना लाइसेंस त्याग दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस अब सही से नहीं हो पा रही है, आप आर्थिक शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो आपको पेंशन प्रदान किया जाए। दूसरा, आपने जो आरोप लगाया कि भाजपा कह रही है और विपक्ष कह रहा है कि जो पेट्रोल में सब्सिडी का मामला हो या मैया, आपने तो देखा कितना बड़ा षड्यंत्र विपक्ष के द्वारा रचा जा रहा है। जब उन्हें लगा कि ये मैया सम्मान योजना महिलाओं को आकर्षित करेगा, उनके लिए लाभ प्रदान किया जा सकता है, तो उसे रोकने के लिए ये उच्च न्यायालय में भी चले गए। बीजेपी तो कह रही है कि हमने PIL नहीं कराया। अरे वो तो कहेगी, जांच करा लीजिए, वो तो कहेगी ही। ये सारा षड्यंत्र
विपक्ष का है कि किस प्रकार से इस योजना को रोका जाए। आप देखिए एक पूरे चारों तरफ से घेरने के लिए किस तरह से इनके लोग जाते हैं, बांग्लादेश का इशू उठाते, लेकिन वो इनके उल्टा चला गया। ये उठाया कि सरकार को घेरे, उच्च न्यायालय आरोप लगाया कि भाई बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो तो बीएसएफ के है, केंद्रीय एजेंसियों के पास है। तो तमिलनाडु के केस का तो रेफरेंस भी दिया गया ना कि चुनावी वर्ष में योजना की घोषणा कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं ठीक है, रेफरेंस दिया गया, वो तो तय करेगा, ये तो विचाराधीन है, उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उसमें उच्च न्यायालय तय करेगा कि क्या मामला है, विषय संगत है नहीं है, नियमानुकूल नहीं होगा तो कार्रवाई करने के लिए न्यायालय सक्षम है। लेकिन विषय क्या है कि आप नहीं चाहते कि राज्य की जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनको एक लाभ दिया जा सके, वह आप प्रयास कर रहे हैं कि वो लाभ से वंचित रहे। आप कह रहे हैं अबुआ आवास योजना पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाई। आपको समझना होगा 1,36,000 करोड़ कोयला का जो हमारा बकाया है केंद्र सरकार के पास, वह दिया नहीं जा रहा है। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि अगर वो पैसा दिया गया तो कहीं उस पैसे से ये फिर कोई नई योजना लाएंगे, ज्यादा काम करेंगे तो इनको जन समर्थन मिलेगा। अरे जन समर्थन में जनता ने तो हमारे कार्यों को, हमारे प्रयासों को सराहा और लोकसभा में हमको दिया, आपको पीछे करने का प्रयास किया जनता ने। आपने देखा होगा कि किस तरह से आदिवासी बहुल यह राज्य है और आदिवासी एक भी आदिवासी सीट पे जीत के नहीं आ पाए। चलिए बिल्कुल आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। चलिए जवाब ले लेते हैं। सारा प्रयास इनका है बिल्कुल किस तरह से सरकार को कार्य करने से रोका जाए। लेकिन आप लोग तो बहुमत में थे, आप लोगों को डर क्यों लग रहा था? मतलब कि सरकार डिस्टेबलाइज हो जाएगी या फिर सरकार को कमजोर करने की कोशिश की? आपने अपने कार्यक्रम के प्रस्तावना में ही कहा था जी कि हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कुछ हमारे साथ जी बिल्कुल संपर्क में 12 से 13 लोग आज ही उन्होंने कहा। जी और जेएमएम के 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं। हमारे सरकार का प्रारंभ से आरोप है, यही वह हेमंत विश्व शर्मा है, पूर्व कांग्रेसी, जो सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचे थे। ठीक है। और यही हेमंत विश्व शर्मा लगातार उनको इसीलिए लाया गया है कि किस प्रकार से सरकार को अस्थिर करे। यह अपने राज्य में काम ना करके झारखंड में घोषणा हो जाएगी, हो ही जाएगी, तो सवाल ही पैदा नहीं। तो फिर आपको समझ ये प्रयास, फिर सवाल तो आपके ऊपर है कि अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं कि कुछ विधायक कांग्रेस के, कुछ विधायक जेएमएम के हमारे संपर्क में है, जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो आपके संपर्क में है, तो आपके संपर्क में किस लिए है? बिल्कुल वो बताएं। चलिए क्या लाभ हो जाएगा, जवाब ले लेते हैं। संजय रंजन जी के पास जाएंगे। संजय जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल हलकान है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा चंपई सोरेन साहब की जिस तरह से विदाई हुई और जिन परिस्थितियों में विदाई हुई, वो जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। या तो उन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी थी, या जो राजकुमार हैं उनको लगा कि राजा का बेटा ही राजा होगा। तो ये बेसिकली राजतंत्र के विरुद्ध एक जनतंत्र की चेतना सामने आई है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, एक तरफ राजतंत्र होगा और दूसरी तरफ प्रजातंत्र होगा। और चुनावी समर जो होगा ये इन्हीं दोनों शक्तियों के बीच में होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा या कोई भी गरीब का बेटा है उसको सत्ता की कुर्सी मिलेगी। बिल्कुल। तो राजतंत्र बनाम प्रजातंत्र, आज सुने बड़ा सवाल उठाया है। आखिरी कमेंट ले लेते हैं बीजेपी से। कमाल खान जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी ओर से। देखिए, ऐसा है कि ये डीजल और पेट्रोल में बोले थे, जबकि भारत सरकार ने 12 रुपया कम किया जी, और इन्होंने कहा था शुरू में कि हम वैट घटाएंगे। कहा कि ये इन लोगों ने पीला लाल कार्ड खोजने लगा। कोई भी आंकड़ा आप मंगवाइए कि कितना लोगों को फायदा पहुंचा इससे, न कार्ड। अब तो खैर सत्ता पक्ष के लोग भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। देखिए, हम लोगों ने 12 रुपया पेट्रोल घटाया है। आप पूछ लीजिए कि 110 रुपया पेट्रोल और डीजल का दाम आपका कम बेसी हुआ था। फिर चुनाव लोकसभा का पहले भी 2 रुपया हमने घटाया। आज 98 रुपया में पेट्रोल मिल रहा है। तो सवाल रहा कि ये भी कुछ अपना
18% 20% बैठ लेते हैं, कम से कम आपका 4% तो कम कर देते और सभी लोगों के लिए कर देते तो और महंगाई कम होती डीजल और पेट्रोल पर। तो देखिए सोच नहीं है। और को ठीक है, ये संजय भाई ने कहा कि लगता है कि सरकार में एडवाइजर जो है आपका तंत्र में कमी है कि अच्छे। अब देखिए एक मिसाल अंतिम बात करके खत्म करूंगा। झारखंड आंदोलनकारी कहते हैं, झारखंड की इन्हीं के बदौलत झारखंड राज्य मिला है। अब देखिए 2013 में माननीय अर्जुन मुंडा जी ने मुख्यमंत्री थे तो पास किया था आंदोलनकारियों के लिए 6 महीना के ऊपर जो जेल गए हैं 3 महीना से नीचे उन्होंने कहा था कि 3000 रुपया मेडिकल सुविधा भी आपका उनको देंगे। ये मेडिकल भी सुविधा हटा दिए। क्या किए कि 500 रुपया बढ़ाए और उधर 1000 रुपया बढ़ाए। अब 13 में किए, आज जाकर देखिए कि जेपी आंदोलन, चलिए बिल्कुल सुन लिया जाए, 20,000 रुपया आपका जेपी आंदोलनकारी को उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, बिहार सरकार दे रही है और झारखंड सरकार सोच नहीं। अरे क्या है ये करते झारखंड आंदोलनकारियों के लिए कि सरकार पर भी लोड नहीं होता। आज के परिस्थिति में 13 के बाद अच्छा आंदोलनकारी को मानदेय दे देते, पुरस्कार राशि है वो, मानदेय भी नहीं है, पुरस्कार राशि। सरकार पर लोड ना पड़ता तो उनको आवास देते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ देते, और नहीं था तो गंभीर मुख्यमंत्री का गंभीर बीमारी से जोड़ दीजिए या आयुष्मान भारत से जोड़ दीजिए, तो तीनों लाभ मिल जाता। और आंदोलनकारी समझते कि हाँ सरकार हमारे प्रति सोची है, और नहीं तो आप तो जा रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग इस बीजेपी कह रही है सरकार जा रही है और सत्ता हम लोग आ रहे हैं कि हम लोग एक बार फिर से आ रहे हैं। चलिए चुनावी वर्ष है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है, रणनीति तैयार हो रही है। हालांकि कुछ पार्टियों में आपसी मतभेद भी देखने को मिल रही है। इस बार गठबंधन भी बड़े हो रहे हैं, मांगे भी बड़ी हो रही है, दावे भी बड़े किए जा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा इस बार कि कौन सी पार्टी कौन से गठबंधन में कितने सीटों पर दावा ठोकती है और कितने सीटों का हिस्सा उन्हें मिलता है। फिलहाल हम अपने पैनल का एक बार धन्यवाद अदा कर दें। हमारे साथ संजय रंजन जी जुड़े हुए थे आजसू से। संजय जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से अमृत सिंह जी जुड़े हुए थे। अमृत जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और कमाल खान जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे। कमाल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मुद्दे कई हैं। अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और मुद्दा है महिला सम्मान का, मुद्दा है इस बार सहायक पुलिसकर्मियों का, मुद्दा है पारा शिक्षकों का और राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जब चुनाव की घोषणा होती है तो कौन से राजनीतिक गठबंधन में कौन सी पार्टी कितना बड़ा दावा करती है और उनके हिस्से में क्या उन्हें मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।